तो आज हम लोग ग्रुप 14 एलिमेंट जो है केमिस्ट्री का, हम लोग ग्रुप 14 एलिमेंट पढ़ेंगे। तो ग्रुप 14 एलिमेंट जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ग्रुप 13 एलिमेंट को समाप्त किया था। तो ग्रुप 14 का जो एलिमेंट है उसमें तुमको ग्रुप 14 का जो एलिमेंट है हम लोग का उसमें है कार्बन। कार्बन हो गया, तुमको कार्बन का एटॉमिक नंबर भी लिख दे रहे हैं, इसका 6 हो गया कार्बन। फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। तो याद कर सकते हैं इसको इस ढंग से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, ये ग्रुप 14 एलिमेंट हो गया। और जाहिर है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर तो याद ही है 6 है, तो सिलिकॉन का इसमें 8 प्लस कर दिए 14 आ गया। फिर 18 प्लस कीजिए 32 आ गया तुमको। फिर 18 प्लस करना, फिर 32 प्लस करना। तो ग्रुप 13 में भी यही होता था, ग्रुप 14 में, ग्रुप 15 में भी यही ट्रेंड होगा। पहला का पता हो तो एक एक बढ़ते चल जाता है इसके तुलना में। तो ये तुम्हारा पहले 8 का डिफरेंस है, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का। जहाँ तक कि इसका जो ग्रुप 14 के एलिमेंट हो गए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। जहाँ तक इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात है तो तुमको पता ही है, इसको क्या हो गया 1s2 2s2 2p2। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक ns2np2 होगा। तो जाहिर है कि इसमें 3s2 3p2 हो जाएगा, जैसे कि इसका 14 देखो 6 हो गया। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 ये हो गया। फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो गया आर्गन 18 हो जाएगा, 3d10 4s2 और 4p2। और ये तुम्हारा हो जाएगा आर्गन के बाद तुम्हारा है यहाँ पर क्रिप्टन 36 Kr36, ये हो जाएगा 4d10 5s2 और 5p2। ये हो गया जेनॉन 54 और ये हो जाएगा 4f14। पहले इसमें f ब्लॉक भी आ गया, उसके बाद तुम्हारा हो गया 5d10 6s2 एंड 6p2। तो ये तुम्हारा हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया सबका। तो इसमें एक चीज गौर कर सकते हो, सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया इसका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np2। तो ये तुम्हारा हो गया ns2np2। तो इसका जहाँ तक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। तो कार्बन का हो गया तुम्हें एटॉमिक नंबर कितना हो गया तुमको 6 हो गया 14। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुम्हारा ये हो गया। इसके बाद तुमको जहाँ तक ग्रुप में तुमको ऊपर से नीचे आते हैं तो हमको जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है, ये बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इसमें इंक्रीज तो खैर होता ही जाता है, कोई एक्सेप्शन तो नहीं आता है। लेकिन जाहिर है कि तुमको जैसे ग्रुप 13 में तो खैर एक्सेप्शन भी आ गया था। तो जहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन जब इंटर करते हैं तो उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जैसे इसकी क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पे इनर कोर इलेक्ट्रॉन है, फिर इनर कोर के बाद आउटर कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन हो गया ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और जैसे जैसे तुमको चार्ज बढ़ेगा इस पे तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है। लेकिन जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन, ये आउटर इलेक्ट्रॉन को इससे क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं इसको। और या दूसरे शब्द में कहें तो इसको न्यूक्लियर अट्रैक्शन से इसको बचाते हैं। तो इसलिए कहते हैं इसको सील्ड करना कहते हैं, इसको सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं हम लोग। तो ये जो तुम्हारा हो गया कि ये जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन से ये जो कि तुमको ये इनर कोर इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, आउटर इलेक्ट्रॉन को, इनर इलेक्ट्रॉन है ये या कोर इलेक्ट्रॉन्स,
और ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या तुमको कह सकते हो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है या कोर इलेक्ट्रॉन तुमको है, ये क्या करता है, इसको क्या करता है, इससे बचाता है, इसको अट्रैक्शन से क्या करता है, इसको खींच ना पाए, इससे इसको बताता है। लेकिन डी और एफ इलेक्ट्रॉन के ये जो डी एफ इलेक्ट्रॉन के इनर कोर इलेक्ट्रॉन का जो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। सो न्यूक्लियर एट्रैक्शन इंक्रीजेस। तो इसलिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसका क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इस कारण से यहां पर क्या होता है तुमको कि जो एटॉमिक रेडियस है तुम्हारा ऊपर से नीचे तक घटते तो बढ़ते तो जाएगा, लेकिन ये जो बढ़ोतरी है, जैसे कि कार्बन से सिलिकॉन काफी ज्यादा बढ़े तो इसमें कोई डी इलेक्ट्रॉन का एंट्री नहीं हुआ है, तो एटॉमिक रेडियस का ऑर्बिट बढ़ा तो कार्बन से सिलिकॉन ज्यादा होगा। सिलिकॉन से जर्मेनियम में तुमको क्या होता है, ये डी इलेक्ट्रॉन के एंट्री के कारण, डी इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा तो उसके कारण यहां पर क्या होगा, इसका जैसे कि ग्रुप 13 में तो ये एक्सेप्शन ही चला गया था, एल्यूमिनियम और गैलियम में ये गैलियम का कम हो जाता है, इसका भी लगभग सेम हो जाता है। तो यहां पर ये एटॉमिक रेडियस ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन का सेम होता है। फिर यहां पर भी यही इफेक्ट देखेंगे टीन और लेड में, तो ये भी तुमको क्या हो जाएगा, लगभग इक्वल हो जाता है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा तुम्हारा, एटॉमिक रेडियस का जहां तक बात करें, इसको एटॉमिक रेडियस increases down the group but due to poor shielding effect of D and F electrons जर्मेनियम कॉमा हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम कॉमा सिलिकॉन एंड SnPb हैज approximately सेम साइज। तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा इंक्रीज करता है, जस्ट डाटा में देखोगे तो ये होता है। और जहां तक कि आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात है, ये तो हो गया एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात हो गई, ये एटॉमिक रेडियस का बात हो गया, एटॉमिक रेडियस का आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या था, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, तो ये तो तुम्हारा है डिक्रीज तो करेगा डाउन द ग्रुप, लेकिन इसमें भी वही इफेक्ट होगा। जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन में तुमको डिस्टेंस बढ़ने के कारण कमी आना चाहिए, जिसके कारण कि ये डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। लेकिन इसका जो शील्डिंग इफेक्ट कम होने के कारण ये जो न्यूक्लियर, जैसे कि यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन 10 अगर आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन 10 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपका न्यूक्लियर चार्ज भी उसी के रेशियो में बढ़ा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ता है आपका, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और इस केस में तुमको ये जो तुम्हारा हो गया, इसका इफेक्टिव हो जाएगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड, और इस कारण से क्या होगा तुम्हारा कि यह जो तुमको जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन हो जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो कि डिक्रीज होना चाहिए तो डिक्रीज नहीं हो पाता है। तो यहां पर जैसे देखो ये बात सिलिकॉन जर्मेनियम में फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, दोनों का आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सेम होगा, लेकिन यहां पर तो पीबी का क्या हो गया, पीबी का ज्यादा हो जाता है, डिक्रीजेज, बट पीबी हैज higher ionization enthalpy, higher ionization enthalpy than Sn से इसका ज्यादा होता है, और ये इफेक्ट सिलिकॉन जर्मेनियम में भी ऑब्जर्व होता है। सॉरी, तो ये हो गया तुम्हारा। तो अब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो
तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है तुमको, ये ऊपर तो नॉन मेटल होते हैं तो नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है, लेकिन पीबी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तुमको जो है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी decreases down the group, but PB has more than SN। तो ये तुम्हारा यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा। और जहाँ तक कि ये तुम्हारा हेवियर एलिमेंट है ये सब का, तो हेवियर एलिमेंट तुम्हारा जो पीबी और ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा जो है इसके बाद करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट की जहां तक बात है तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जहां तक इसमें बात रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो है तुमको जनरल NH2NP2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की भी चर्चा कर देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट तो ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका NH2NP2 है, तो जाहिर है कि ये तुमको +4 और +2 ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ये +4 और +2 ग्रुप 14 का। और जैसे जैसे तुमको ये जो तुमको है जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है बढ़ते जाता है डाउन द ग्रुप, तो ये जो तुमको इनर्ट पेयर इफेक्ट जो S के दो इलेक्ट्रॉन है बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू स्टेबिलिटी इसका डाउन द ग्रुप इसका क्या होगा, डाउन द ग्रुप ये क्या होगा डिक्रीजेज, डाउन द ग्रुप +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, और +2 का क्या होता है इसका इंक्रीज करेगा। ये तो जैसे +3 +1 करके होता था, ये ग्रुप 13 में बताए थे। और ये ड्यू टू क्या कहते हैं इसको, ये बढ़ता है ड्यू टू इसको क्या कहते हैं, कौन सा S इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाता, जिसको हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, जो कि लेक्चर में देखा भी होगा पी ब्लॉक का जो फर्स्ट लेक्चर, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट समझाए थे कि जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है जो कि D और F इलेक्ट्रॉन के एंट्री के कारण, तो खासकर F इलेक्ट्रॉन के कारण, तो ये क्या होता है तुमको कि ये जो बाहर के जो S के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो इसको दोनों के जो है तुम्हारा क्या हो जाता है, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगता है। तो यहां पर जैसे पीबी है तुमको, पीबी +4 से किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, +4 लेस स्टेबल है, तो ये पीबी 2+ बनना चाहेगा, ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, और ये मोर स्टेबल है। इसमें ये लेस स्टेबल है, इसका मोर स्टेबल होता है। और जहां तक कि ये तुमको है, इससे क्या होगा, इससे इसका फर्क ये पड़ेगा कि ये तुमको खुद रेड्यूस होने का ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, तो ये कैसा होगा, इसका मतलब कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये Pb4+ क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये शो करेगा, क्योंकि ये +4 से +2 होना चाहेगा तो दूसरे को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। जबकि जर्मेनियम में क्या होता है, जर्मेनियम में तुमको टीन का तो खैर तुमको दोनों है, तुमको जर्मेनियम जो है तुमको Ge2+ से ये तुमको Ge4+ बनना चाहेगा, तो ये तुम्हारा ये ज्यादा स्टेबल होता है। यहां तक कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम में ये सब ये मोर स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल यहां तक है जर्मेनियम तक। तो ये जाहिर है कि इसमें क्या होगा तुम्हारा, तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर देगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये तो कम ऑब्जर्व होता है, लेकिन ये इसकी ज़्यादा ऑब्जर्व होगी ये। तो ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में समझ में आ गया होगा कि +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स का प्रोमिनेंट होगा। और जहाँ तक कि इसका रहा तुमको फिजिकल प्रॉपर्टी की बात है, इसका तुम्हारा हो गया, इसका एबंडेंस देख लेते हैं पहले। चलिए, इसका ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर इस सबसे दिया हुआ, कहाँ कहाँ ये सब नेचर में मिलता है, तो एबंडेंस पहले देख लेते हैं, देयर आफ्टर फिजिकल पर एबंडेंस। तो कार्बन का जो मेन सोर्स है, कार्बन तो तुमको CO2 के रूप में तो पाया ही जाएगा, ये तुम्हारा CO2 0.03% बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हो गया। उसके बाद तुमको जैसे कि लाइम स्टोन वगैरह आ गया, तुमको लाइम स्टोन मीन्स कार्बोनेट का या बाइकार्बोनेट, जैसे कि ये तुम्हारा मेन सोर्स हो गया। तो चाहे तुमको लाइम स्टोन के कार्बोनेट के जितने भी और हैं, जैसे कि कैलामाइन, इसे भी नाम सुना होगा, नाम भी याद कर सकते हो, कैलामाइन, ZnCO3, Zn के
कार्बोनेट ओर हैं ये तुम्हारा, जैसे कि हो गया तुमको डोलोमाइट CaCO3.MgCO3, तो ये सभी तुमको डोलोमाइट CaCO3.MgCO3 ये सभी पाए जाते हैं। तो ये तुम्हारा ये सब क्या होगा इसका जैसे सिडेराइट FeCO3 ये सब कार्बोनेट ओर के रूप में चाहे बाई कार्बोनेट के रूप में भी ये मिलते हैं। दूसरा तुमको है जो कि अब तो तुमको जैसे कार्बन का तुम्हारा क्या होगा, कार्बन तो जो कि अर्थ में जो कि तुम्हारा है कार्बन तो जो कि पेट्रोलियम जो है तुम्हारा जो कि मैन मेड जो कि बना हुआ है पहले से, पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम के रूप में भी कार्बन बहुत सा है। और तुमको इसके बाद जो कार्बन का तुम्हारा जहां तक कि टीन का हो गया तुमको टीन स्टोन या कैसिटेराइट, टीन स्टोन और कैसिटेराइट SnO2 गैलेनम PbS ये और हो गए। और सिलिकन का जहां तक है ये तो जो तुम्हारा सिलिका है जो मिट्टी है SiO2 सिलिका, इसका रिपीटिंग यूनिट होता है SiO2, सॉइल का मून पार्ट है सॉइल। तो ये अर्थ क्रस्ट में तुम्हारा क्या होगा, ये तुमको काफ़ी मात्रा मिलता है तो इसकी जो एबंडेंस हो गई। अब तुमको जहाँ तक इसकी रही जैसे तुम्हारा है ये इसका जो तुम्हारा है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा है इसका जहाँ तक की रहेगा ये कार्बन तुम्हारा क्या होगा, इसका कार्बन तुमको जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में देखें तो कार्बन क्या होगा तुमका नॉन मेटल है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो जहां तक कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो चलो यहीं से लिख दो, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसका जहां तक फिजिकल प्रॉपर्टी की बात है कार्बन तुमको नॉन मेटल हो गया, कार्बन क्या हो गया नॉन मेटल, कार्बन कॉमा सिलिकॉन दोनों को नॉन मेटल माना जाता है, कार्बन कॉमा सिलिकॉन नॉन मेटल है ये नॉन मेटल, कार्बन कॉमा सिलिकॉन हो गया नॉन मेटल। जर्मेनियम तुमको है इसमें मेटलॉइड Sn कॉमा Pb क्या होगा तुमको ये मेटल हो गया। और जाहिर है कि सभी सॉलिड रूप में पाए जाते हैं ये सारे, क्या है तुमको ये जो नेचर में तुमको है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जाहिर है कि इसके जो कंपाउंड होते हैं ये तुमको एमोर्फस भी इसके जो है तुम्हारे कहते हैं इलेक्ट्रॉप्स भी कार्बन के पाए जाते हैं, सिलिकॉन इन सबों के इलेक्ट्रॉपिक भी इलेक्ट्रॉप्स बहुत से पाए जाते हैं। ये बहुत से कार्बन फाउंड इन मेनी इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स, कार्बन हैज मेनी इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स। तो ये तुम्हारा नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म का भी नेचर तुमको घटता जाता है, उसके इलेक्ट्रॉप बनाने की टेंडेंसी कम होते जाती है ग्रुप में। तो ये तुम्हारा हो गया कार्बन का क्या होगा तुमको ये तुम्हारा ये कार्बन ग्रुप 14 के क्या होगा तुम्हारा ये तुमको जिसमें जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस तुमको क्या होता जाएगा बढ़ते ही जाएगा। बट ये तुमको जैसे कि गैलियम का जर्मेनियम और सिलिकॉन का लगभग सेम हो जाएगा ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, और उसी तरह से Pb और Sn का भी लगभग सेम हो जाता है ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा हो गया दो याद रखना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे तक घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर जो है F इलेक्ट्रॉन के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट का Pb का थोड़ा सा क्या हो जाता है बढ़ ही जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जो ट्रेंड है तुम्हारा ऊपर से नीचे तक बढ़ना चाहिए, ऊपर नॉन मेटल होते हैं नीचे मेटल होते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता जाएगा। उसके बाद तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये तुम्हारा NH2 NP2 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो इसमें ये +4 और +2 इनर्ट पेयर इफेक्ट का नीचे जाने पर S के इनर्ट पेयर इफेक्ट जो कि D और F के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण होता है, तो उस जो तुम्हारा SN का जैसे जैसे नीचे आएंगे तो +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, +2 की स्टेबिलिटी बढ़ते जाती है। तो Pb जनरली 2+ में ज़्यादा स्टेबल है और जबकि ऊपर के एलिमेंट +4 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये तुमको इसमें देख लिया। उसके बाद तुमको है ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद तुमको चर्चा की गई जहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में तुमने देखा कि ये सब तुम्हें कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल हैं, तुम्हारा जर्मेनियम मेटलॉइड Sn और Pb मेटल कैटेगरी में आते हैं जो एम्फोटेरिक मटेरियल होते हैं और ये तुमको एम्फोटेरिक होते हैं। ये तुमको Zn और Zn की तरह Zn में और Sn Zn Sn Al
पीबी, ये सब क्या हो गए, ये तुमको जैसे कि तुमको एसएन और पीबी एम्फोटेरिक होते हैं, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो ये तुमको जनरली क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। एसएन क्या होगा तुम्हें, एम्फोटेरिक इन नेचर, एसएन कॉमा पीबी एम्फोटेरिक होता है। तो इसको मिटा सकते हैं, तो बोर्ड भर गया। चलो केमिकल प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो एल्यूमिनियम, जैसे कि तुमको बताया था पिछला लेक्चर में कि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है, एसिड और बेस दोनों से क्या करता है, वो एट के प्रेजेंस में वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो वही चीज एसएन भी दोनों के प्रेजेंस में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। अब है तुमको केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट एक दिया हुआ था बुक में, तुम एनसीईआरटी बुक देखोगे, जो सारा लेक्चर एनसीईआरटी के आधार पर ही तैयार किया गया है, तो एनसीईआरटी बुक में तुम देख सकते हो उसको। और तुम लोग को जो भी कोई दिक्कत होता है, कहीं भी क्वेश्चन पूछना हो, तो तुम राइस ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी भी चीज़ में किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट समझना हो, कोई क्वेश्चन बनाना है, तुम बुक से सॉल्व कर रहे होगे, कल ग्रुप 13 वगैरह का जो तुम्हारा पी ब्लॉक का था, उस समय अगर दिक्कत हो रहा है, चाहे एस ब्लॉक है, जो भी किसी में भी, तो तुम हमसे संपर्क राइस ऐप के माध्यम से कर सकते हो। तो उसमें तुमको जे मेंस, जे एडवांस, नीट, इन सब क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। तुम जब चाहो हमको एज ए मेंटोर चूज कर सकते हो, जिसमें तुमको जहाँ भी दिक्कत होगी तुमको किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तुमको मदद की जाएगी। तो अब है तुमको केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी। जाहिर हम लोग ग्रुप 14 का पढ़ रहे हैं। तो यह जो तुम्हारा ग्रुप 14 एलिमेंट है, ये दो तरह का ऑक्साइड बनाएगा। ग्रुप 14 एलिमेंट फॉर्म मोनो एंड डाई ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड। तो ये दोनों तरह का ऑक्साइड बनाता है, मोनो और डाई ऑक्साइड। जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन का CO मोनोऑक्साइड हो गया, CO2 डाई ऑक्साइड हो गया। जैसे कि तुमका कार्बन, सिलिकॉन का भी SiO और ये SiO2। इसी ढंग से GeO, GeO2, SNO, SNO2, PbO, PbO2। तो ये जो तुम्हारा होता है, जबकि तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, जैसे यहाँ पे इसका कार्बन का ऑक्सीडेशन +2 है, इसका +4 है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा तो इसका जो एसिडिक नेचर है वो भी बढ़ता है। तो इसका मतलब कि इसके एसिडिक होने की, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक होता है, ये इधर वाला मोर एसिडिक होगा, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। और लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये न्यूट्रल है तुम्हारा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, ये न्यूट्रल है, ये तुमको ना एसिड होता है ना बेसिक, जैसे कि ये तो, लेकिन बट ये क्या होगा तुमको, ये एसिडिक हो जाता है, ये एसिडिक हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर तुमको है, लेकिन ये जो बाकी जो के नीचे हैं ये सब एसिडिक होते हैं, और ये दोनों एम्फोटेरिक होता है। ये तुमको क्या होगा, एम्फोटेरिक, SNO और PbO जो है तुम्हारा, ये एम्फोटेरिक रहता है, ये तुम्हारा एम्फोटेरिक है। ये ऑक्साइड, जैसे मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, या तो बेसिक होते हैं, या ये तुम्हारा जबकि ये तुम्हारा कह सकते हो, ये भी तुम्हारा क्या होगा, एम्फोटेरिक ही कहलाता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है ये। तुमको एम्फोटेरिक का मतलब ये हो गया कि तुमको ये एसिड और बेस दोनों से क्या करेंगे, ये दोनों के साथ सॉल्ट बनाएंगे। ये तुमको एम्फोटेरिक नेचर का होता है तुमको। जैसे कि तुमको HCl से के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, सॉल्ट बनाएगा, और बेस जो NaOH उसके साथ भी ये सॉल्ट बना लेगा।
और ये जो तुम्हारा होता है प्रीडोमिनेंटली, ये सब तुम्हारा ये बेसिक ही एसिडिक ही होता है। ये सब जितना है नीचे आने क्या होगा, ये तुमको एसिडिक होता है। ये कैसा होगा, ये एसिडिक हो गया, और ये भी एसिडिक ही होता है। तो ये तुम्हारा इस तरह का इसका ट्रेंड है। और तुमको जाहिर है कि इसका ऑक्साइड, दोनों तरह का ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड तुमको जो है तुमको मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में ये न्यूट्रल भी है, साथ साथ ये पॉइजनस होता है, जिसका आगे भी बताएंगे। CO2 जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो ये तुमको इसके दो तरह के ऑक्साइड हो गए। दूसरा नंबर है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम do not react with water, do not react with water। ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन तुमको ये जो है SN क्या करेगा, SN वाटर के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देगा। SnO2 प्लस H2, ये SnO2 ये रिएक्शन देगा। Pb doesn't produce H2 due to formation of ऑक्साइड। और Pb पे ऑक्साइड का लेयर होता है, इसलिए वो क्या नहीं देता, H2 गैस लिबरेट नहीं करता है। तो ये तुम्हारा हो गया वाटर के साथ। ये वाटर के साथ ये तुमको लगभग अनस्टेबल ही, मतलब क्या रहता है, हाइड्रोलाइज नहीं होगा वाटर के साथ, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तीसरा है तुमको कार्बन को छोड़ के, एक्सेप्ट कार्बन ऑल एलिमेंट फॉर्म हेलाइड विथ हेलोजन डायरेक्टली, विथ हेलोजन डायरेक्टली। तो डायरेक्टली इसके साथ क्या बताता है, ये हेलोजन के साथ ये बनाता है। जैसे कि तुमको, और दो तरह के हेलाइड होंगे। इसका जो हेलाइड है तुमको EX4 और EX2, जहां के तक कि दो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, तो दोनों टाइप के हेलाइड होंगे। और जहां तक कि तुमको रहा इसका जो EX4 होगा, अगर तुमको ये जो EX4 है तुम्हारा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मोर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ E, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ E increase the ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ E increase the क्या इंक्रीज कर देगा, इसका इंक्रीज क्या करेगा, 2 से जैसे 4 हो गया, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों बढ़ेगा, ये भी तुम ध्यान रखोगे। ये सब जो कंसेप्ट है तुम्हारा सब में लागू होता है, कोई भी ग्रुप हो। तो अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो इसका जो कि तुमको है, इसकी पोलराइजिंग पावर इसका +4 हो गया। जैसे कि यहाँ पे +2 है और यहाँ पे क्या है, +4 है। तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है, मोर पोलराइजिंग पावर, इसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है। पोलराइज पावर का मतलब भी समझता होगा कि दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे जो हेलोजन के इलेक्ट्रॉन को यह ज्यादा अपनी ओर खींच पाएंगे, तो कहते हैं उसको ज्यादा पोलराइज करेगा। जैसे ये इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो हेलोजन के जब इसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये हेलोजन का जो तुम्हारा E जो है, तुमको हेलोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, हेलोजन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींच पाता है, ज्यादा चार्ज रहने पर, जिसका जो +4 वाला, तो इसको कहते हैं मोर पोलराइज करेगा ये। और ज्यादा पोलराइज इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करना, तो इसमें आयनिक नेचर घटेगा और कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। तो जहां तक कि EX4 की पोलराइजिंग पावर क्या है, ज्यादा है इन कंपेरिजन टू EX2, तो इसकी जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगी ज्यादा होगी और EX2 की कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगी इन जनरल। और इसलिए, और जाहिर है कि दूसरा बात है कि ऊपर के जो एलिमेंट है कार्बन, ये सब क्या है, कार्बन तो नॉन मेटल है, कार्बन, सिलिकॉन, तो ये सब के जो हेलाइड होंगे, ये तुमको कार्बन के हेलाइड जैसे हैं, तुमको ये सब हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। तो ये तुमको कार्बन का जैसे है तुमको, वो तो नॉन मेटल है, तो ये हाइड्रोलाइज भी नहीं होगा।
कार्बन सिलिकॉन इन सबों के हाइड्रोलाइसिस में भी कार्बन का जो है तुमको कार्बन का हाइड्रोलाइज नहीं होगा ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ, इसके पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसके जो हेलाइड है ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। बाकी के हेलोजन के हेलाइड क्या जाएंगे, हाइड्रोलाइज होंगे। दूसरा है तुमको कि ये मैं बात कर रहा था अभी पहले, उसको इसमें एक लाइन और बता दें कि जैसे कि तुम्हारा है इसमें देख लोगे प्रीडोमिनेंटली तुमको जो है SnF2 और PbF2 ये आयनिक होंगे, आयोनिक है। बाकी तुमको रेस्ट तुमको PbI4 का तो एग्जिस्टेंस नहीं होता, PbI4 हैज नो एग्जिस्टेंस, नो एग्जिस्टेंस, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एग्जिस्टेंस नहीं करता, चूंकि Pb जो है तुमको +4 एक्सप्रेशन में ऐसे भी कंपाउंड नहीं बनाना चाहता है, तो ये तुम्हारा नहीं रहेगा। और जनरली जो है इस ग्रुप के एलिमेंट का चारों जो है तुमको निकालना काफी कठिन होता है, चारों इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी तुमको +4, तो उसके कारण भी तुमको जो है +4 में जो है आयनिक हैलाइड बनाने की संभावना काफी कम है। और जाहिर है कि इसलिए कार्बन सिलिकॉन का CCl4 तो प्रीडोमिनेंटली बिल्कुल क्या है, एकदम कोवेलेंट है, और जाहिर है कि उसका डायपोल मोमेंट भी क्या होता है, 0 ही होता है, कार्बन का सिमेट्रिकल होता है। तो इसको जो है CCl4 डजंट हाइड्रोलाइज्ड, CCl4 मतलब कार्बन का हैलाइड डजंट हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू inability of d इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाता है ये तुमको नहीं बनाता है, ऐसा हो गया। d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण ये क्या फॉर्म करता है, ये नहीं बनाएगा। लेकिन d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण ये क्या फॉर्म नहीं कर सकता है, जो कि तुमको CCl4 है, इसके जो कि बाकी के जैसे SiCl4 है, तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, SiCl4 हाइड्रोलाइज्ड, बाकी सभी हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाएंगे, इसके पास d इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ हाइड्रोलाइज होकर मोर देन इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो ये तुमको हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा ड्यू टू एबिलिटी एबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। ये d ऑर्बिटल है इसके पास और इसके पास नहीं है, तो ये तुम्हारा हो गया। ये तुम्हारा कुछ बातें हो गई इसका जो है तुमको हैलाइड से जुड़ी हुई। तो तुमको जाहिर है कि ध्यान रखोगे कि जो इसमें कम ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कोवेलेंट कैरेक्टर होता है 2 में जैसे, और यहाँ पे 4 में जिसके कोवेलेंट कम जब होगा तो ये आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है, क्योंकि पोलराइजिंग जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करती है। तो ये तुम्हारा हो गया इसके संबंध में तुम्हारा तो कहते हैं केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। अब तुमको जैसे है केमिकल रिएक्टिविटी के बाद देखते हैं एनोमेलस बिहेवियर, देखते हैं इसका। कार्बन अपने ग्रुप के अन्य एलिमेंट से क्या करता है, एनोमेलस बिहेवियर शो करेगा। एनोमेलस बिहेवियर का मतलब हो गया जो कि पिछले लेक्चर में भी देखा होगा तुमको, ग्रुप 13 में भी मैंने बोरोन का बताया था, उसके पहले एस और ब्लॉक में भी तुमको जो है जो पढ़ाई गई एस ब्लॉक का लेक्चर होगा राष्ट्रीय ऐप पर देख सकते हो, उसमें भी तुमको देख सकते हो कि एस ब्लॉक के भी लेक्चर में मैंने बताया होगा लिथियम का एनोमेलस बिहेवियर, और तुमको था उसके बाद मैग्नीशियम का भी था एनोमेलस बिहेवियर। जो पीरियड 2 के एलिमेंट हैं वो एनोमेलस बिहेवियर शो करते हैं, अपने ग्रुप के अन्य एलिमेंट के से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसको हम लोग एनोमेलस बिहेवियर कहते हैं। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। तो एनोमेलस बिहेवियर क्यों होता है, इसमें कह सकते हैं 4 फैक्टर हम लोग देखते हैं। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो ये तुमको 2 हो गए फैक्टर, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण, और दूसरा हो गया 3 फैक्टर हो गया तुमको, और इनएबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, इनएबिलिटी AVAIL एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल।
तो बाकी से ये तुमको 4 प्रॉपर्टी में इसका जो तुम्हारा साइज छोटा होना, साइज छोटा होने के कारण जैसे क्या हो सकता है, ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड, पी पाई ओवरलैपिंग, मतलब साइड वाइज पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाता है पी पाई बॉन्ड। तो बाकी जो बड़ा बट ड्यू टू लार्ज साइज अदर कांट, तो अदर क्या नहीं कर सकता है, ये नहीं बना सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसलिए क्या होगा, कार्बन तुमको देखते हुए C डबल बॉन्ड C बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ ही बना सकता है, C ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, etc। तो ये तुमको बना सकता है मल्टीपल बॉन्ड। दूसरा है तुमको इसका, जहां तक कि इसका तुमको डी ऑर्बिटल के उपलब्धता नहीं होती है कार्बन में 2s2 2p2। तो जैसे सेकेंड ऑर्बिट में डी होता नहीं, थर्ड से जब स्टार्ट होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी है, सिक्स्थ, तो सब में डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ड्यू टू, जैसे अभी बता रहे थे हाइड्रोलाइज भी नहीं हो सकता है, तो इसी तरह का इसमें सब रहता है, ड्यू टू इन ability of d orbital it can't form कार्बन, मतलब इट को कार्बन छोड़ दो, कार्बन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, बट other can have more than 4। इसको अदर को क्या हो सकता है, 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तीसरा है तुमको, तो ये तुमको हो गया कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कैटिनेशन का गुण तुमको, कैटिनेशन लार्ज चेन बना सकता है। कार्बन कैन फॉर्म लार्ज चेन ऑफ इटसेल्फ, इसको हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। इसको क्या, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग, कैटिनेशन। इसी कारण से केमिस्ट्री का एक अलग है, कार्बन का अलग केमिस्ट्री है जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बना लेगा ढेर, मतलब ये लार्ज चेन किसी भी तरह से, जैसे कार्बन का ये सीरम से चेन बनाते जाओ, ब्रांच में बना दो, इधर बना दो, जिधर भी जोड़ दो सब स्टेबल ही होगा ये। जबकि इसकी प्रॉपर्टी बाकी कोई भी एलिमेंट से, ये यूनिक प्रॉपर्टी है इसका, कि जिस भी तरह से आप चेन बनाते जाइए कैटिनेशन इसमें शो करता है। और इसलिए, और कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी घटते जाता है, तो बॉन्ड इंथैल्पी घटते जाए तो बॉन्ड का ताकत तुमको क्या होगा, ये तुमको ज़्यादा स्ट्रांग होता है इससे, और ये तुमको इससे स्ट्रांग तुमको घटते जाएगा। SN हो गया नहीं, SN फिर PB। तो PB जो तुमको कांट फॉर्म, ये कैटिनेशन, नो कैटिनेशन। PB में कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, ये कैटिनेशन नहीं बनाएगा, इसका बॉन्ड इतना कमजोर होता है कि कैटिनेशन शो नहीं करता है। तो ये तुम्हारा कैटिनेशन शो करता है, ये सबसे यूनिक है। इसलिए कार्बन का एक कैटिनेशन के कारण ही, और टेट्रावैलेंसी, ये 2 फैक्टर होते हैं, 4 होना, ये तुमको इसके कारण ये यूनिक कंपाउंड बनाते हैं। एक अलग से ही इसका केमिस्ट्री है, इतना हाइड्रोकार्बन है जितना है, या इसके अलग से बहुत से कंपाउंड बनते हैं, जिसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, तुमको जिसका लेक्चर तुम राइस्टोरियल ऐप पर देख भी सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया कि ये जो तुम्हारा कंपाउंड्स है जो कि हम लोग बनाए, जिसका क्या होगा तुम्हें, तो ये तुम्हारा एनोमलस बिहेवियर हो गया। ये ड्यू टू स्मॉल साइज ये पाई बॉन्ड बना सकता है,
डी ऑर्बिटल के उपलब्धता नहीं होने का जैसे हाइड्रोलाइसिस भी नहीं होता, कभी भी 4 से अधिक वैलेंसी कार्बन शो नहीं कर सकता है, और उसमें एक यूनिक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कि लार्ज नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक जो चेन बना सकता है, जिसके कारण के सारे कंपाउंड को स्टेबलाइज कर सकता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तुम्हें ये बन जाएगा तुम्हारा। तो अब है तुमको इसके बाद जो तुम्हारा आएगा एक मतलब कंपाउंड जो तुम्हारा अब जो पढ़ना है हम लोगों को, कार्बन का जो तुम्हारा है एक इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म, जैसा कि मैंने कहा था अभी कि कार्बन के बहुत से इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं, तो उसको भी पढ़ ही लेते हैं। सब थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स तुमको है, 3 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स हैं कार्बन के क्रिस्टलाइन फॉर्म में। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स होंगे, जिसमें कि तुमको आ जाएगा कार्बन के इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में कौन कौन आ जाएगा तुमको, ग्रेफाइट, डायमंड, और एक तुमको जिसका नाम होता है फुलरेंस। तो ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरेंस, ये तुम्हारा इसका क्या हो गया तुम्हारा, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरेंस, ये तुम्हारा इसका तो इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स तुमको हो गए कार्बन के कितने, 3 जो तुम्हारा क्रिस्टलाइन में तुमको, और क्रिस्टलाइन भी होते हैं, एमोर्फस भी होते हैं इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, इसमें क्रिस्टलाइन भी होते हैं, क्रिस्टलाइन भी और नॉन क्रिस्टलाइन भी, ये दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स पर आप तुम बनाते हैं। क्रिस्टलाइन का तुमको हो गया, जैसे कि क्रिस्टलाइन में तुमको आ गया डायमंड है, डायमंड हो गया पहला नंबर। तो डायमंड में तुमको क्या हो गया, डायमंड है तुमको क्रिस्टलाइन में, तुमको डायमंड में कार्बन का होता है सिंगल बॉन्डेड रहता है कार्बन कार्बन से, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर के आसपास, और ये टेट्राहेड्रली, sp3 हाइब्रिडाइज है तो कैसा हो गया, sp3 का जाहिर टेट्राहेड्रल से टेट्राहेड्रली, ये स्ट्रांगली चेन बनाते हैं। जैसे कि एक कार्बन है तुमको 4 से क्या होगा, जुटेगा इधर से, और ये 4 तरफ से क्या हो गया, जुट जाएगा टेट्राहेड्रल शेप में ये तुमको, जिसमें कि बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है 109.5 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, और ये चेन बनाते चला जाएगा। तो ये लार्ज चेन बनाता है, बिल्कुल चेन सब तरफ से निकलते चला जाएगा, और इसलिए क्या हो जाता है तुमको, ये टेट्राहेड्रल शेप में रहता है और चेन तुमको बनाएगा, इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल शेप में ये फैला हुआ रहता है, और इसका जाहिर है कि ये तुमको हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द हार्डेस्ट सब्सटेंस, और इसलिए चेन बनाता जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण ये चमकता भी है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसलिए तुमको ये तुमको क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये तुमको बहुत चमकता है, ये तुमको, जिसके कारण कि प्रीशियस स्टोन के रूप में इसका यूज हम लोग करते हैं। तो तुम्हारा ये हो गया डायमंड का, और ये तुमको क्या होगा, ये तुमको इंसुलेटर होगा। डायमंड कैसा होगा, ये इंसुलेटर, ये तुम्हारा डायमंड का हो गया। दूसरा है तुमको ग्रेफाइट, ये तुमको लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, लेयर्ड स्ट्रक्चर सॉफ्ट होगा ये, इसलिए लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है सॉफ्ट, लेयर्ड हेक्सागोनल, लेयर्ड इसका शेप कैसा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और एक हेक्सागोन तुमको एक लेयर का जो तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स ये तुमको होता है करीब करीब 340 पिकोमीटर के आसपास, और जहां तक कि इसमें बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ 143 पिकोमीटर के आसपास होता है इसका, 143 पिकोमीटर के आसपास, 143 पिकोमीटर के अबाउट में होगा इसका।
141 पिकोमीटर इनफैक्ट 141 पिकोमीटर के आसपास होता है इसका 140। उसके बाद तुमको आ जहाँ तक कि ये हो गया तुमको ये कार्बन का ये जहर है कि तुमको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इसमें है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, इसमें हाइब्रिडाइज और लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा। और जाहिर है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो तीन ही, एक कार्बन से कितना कार्बन जुटेगा, जैसे तुमको इस तरह से कार्बन जुटेगा तो तुम्हारा एक कार्बन से 3 कार्बन जुटेगा, sp2 है तो ये sp2 में 3 कार्बन ही जुटेगा तो 120 पर, तो sp2 में तुमको यहाँ पर जैसे है इधर से एक कार्बन जुटेगा, इस ढंग से एक 3 कार्बन जुटेगा, तो 3 कार्बन 120 डिग्री पे एंगल पर रहेगा। और एक जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होता है इन द सीट, एक जो इलेक्ट्रॉन है डीलोकेलाइज होता है, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन तुमको डीलोकेलाइज होता है, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हेंस कंडक्टर। और ये सॉफ्ट होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होगा, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। और एक तुमको है तीसरा टाइप का जो तुम्हारा है जिसको हम लोग कहते हैं फुलरेंस। ग्रेफाइट को जब हम लोग हीट करेंगे, हीटेड He और हीलियम या आर्गन के एटमॉस्फेयर में, तो ये फुलरेंस बनेगा। तो ये फुलरेंस बनेगा तब जब तुमको इसको हीट किया जाता है ग्रेफाइट को इनर्ट गैस के प्रेजेंस में, तो फुलरेंस प्राप्त होता है। फुलरेंस में तुमको जैसे कि है, तुमको फुलरेंस में क्या होता है, जैसे कि बहुत से कार्बन एटम रिंग में भी जुट जाते हैं। जैसे 2 फुलरेंस ज़्यादा फेमस है, C60 C70, ये दो जिसमें कि 60 एटम है कार्बन के और इसमें 70 एटम है, और ये चला जाता है अप टू चला जाता है 350 तक भी जाता है ये इसका जो है तुमको। और C60 का नाम है, ये तुमको कहते हैं हम लोग, ये जो ज़्यादा फेमस है जिसको हम लोग बक मिनिस्टर फुलरेंस कहते हैं, इसका नाम है बक मिनिस्टर फुलरेंस, इसका नाम हो गया बक मिनिस्टर फुलरेंस। और जो कि तुमको इसमें जो है तुमको 60 हो गया, तो मतलब इसमें 5 रिंग्स एंड 6 रिंग्स, 5 रिंग एंड 6 रिंग्स, 6 रिंग, 6 एटम रिंग, 5 एटम रिंग और 6 एटम का रिंग होगा। ये तुम्हारा इसका हो गया 5 एटम का रिंग और 6 एटम का रिंग। तो तुमको सिलिकन है कार्बन एटम का, और सिलिकन का इसका कार्बन का और सिलिकन का हो गया तुम्हें, तो 5 एटम का रिंग होगा और 6 एटम का भी रिंग इसमें पाया जाता है। दूसरा है तुमको ये तुमको अब जो है इसके अलावा जो तुमको होगा सिलिकन, जर्मेनियम, इसका कार्बन का तुम्हारा हो गया इसका, जो कि तुमको ये 6 एटम का रिंग होगा। और बाकी जो तुम्हारा स्फेरिकल फुलरेंस को हम लोग बकी फुलरेंस बोलते हैं, स्फेरिकल फुलरेंस को बकी फुलरेंस भी कहते हैं। और ये तुम्हारा जो है इसका जो शेप होता है C60 का, लाइक किसके जैसा होता है तुमको, ये तुमको होता है सॉकर बॉल, मतलब फुटबॉल की तरह। इसका जो साइज होता है इसका C60 का सॉकर के जैसा, जो फुटबॉल के साइज का होता है, फुटबॉल के जैसा इसका होता है। तो ये तुमको एक नया तरह का एलिमेंट है, जो कि तुमको नया तरह का ये जो कि 1985 में पाया गया, जिसके द्वारा जिसको डिस्कवरी के लिए 1996 में इसको क्या मिला, नोबेल प्राइज भी दिया गया इसके, जो जिनको बनाने का इसमें श्रेय जाता है। और इसके जो तुम्हारा होते हैं जो भी एमोर्फस जो इस रूप है तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा एमोर्फस इलेक्ट्रॉप्स में हो गया तुम्हारा, एमोर्फस इलेक्ट्रॉप्स में जैसे चारकोल है, कोक हो गया, कोक है तुमको, कार्बन ब्लैक, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, कार्बन ब्लैक, ये सब तुमको इसके जो है और भी रूप हो गए, मतलब फर्स्ट फॉर्म कर सकते हैं इसको, जो कि ग्रेफाइट के अनबर्न्ड रूप में ये सब मिलते हैं, उसके इम्प्योर मतलब फॉर्म है ये। तो ये तुम्हारा हो गया इसके इलेक्ट्रॉप्स के बारे में कुछ। और तुमको जाहिर है कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, इसका बॉन्ड लेंथ 141, इसका तुमको जाहिर है कि 141 होता है, इसमें तुमको फुलरेंस में 143 पिकोमीटर होता है। इसमें कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है, यहाँ इसमें लिख लेते हैं फुलरेंस में CC बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, इसको याद रखोगे, ये 143 पिकोमीटर है। और ग्रेफाइट में 141 और 138,
ग्रेफाइट में 154 हो गया। तो ग्रेफाइट में तुमको देखोगे कि जो बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डायमंड में सबसे ज़्यादा है, सिंगल बॉन्ड होता है डायमंड में ज़्यादा, उसके बाद तुमको आता है फुलरेंस में है, और उसके बाद आता है ग्रेफाइट में। तो ये तुमको देखो इसमें 154 पिकोमीटर है, और फुलरेंस में तुमको 143 पिकोमीटर है, और 143.5 लिखा हुआ है, इनफैक्ट 143.5 भी लिख सकते हैं, 143.5 पिकोमीटर, और इसमें 141.5 पिकोमीटर और 138 पिकोमीटर, कहीं डबल इस दोनों तरफ के मिलते हैं इसमें। तो ये तुम्हारा ग्रेफाइट में था, सबसे छोटा जो बॉन्ड लेंथ है वो ग्रेफाइट में है तुम्हारा इसका। तो ये बॉन्ड लेंथ। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो तुम्हारा डायमंड में क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन इसका, sp3 होगा, और इन दोनों में sp2 होता है। इसमें तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 है, और इन दोनों में sp2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तुमको इसको ध्यान रखोगे, ये तुम्हारा याद करने के लिए sp3 इधर sp2। तो तुमको ये तुम्हारा इसका इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स हो गया। जहाँ तक कि यूजेज हैं, यूज क्या इसका जो डायमंड का यूज तो प्रीशियस स्टोन हो गया डायमंड। ग्रेफाइट का जो तुम्हारा यूज है, ये तुमको जब फाइबर के साथ हम लोग मिलाते हैं इसको, तो ये हार्ड वाला जैसे टेनिस का रैकेट वगैरह बनाने में, या हार्ड जो कि फिश का जो कि मछली पकड़ने वाला जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है, जो पतला भी होना चाहिए, स्ट्रांग भी होना चाहिए, तो उसके लिए भी तुमको यूज करता है। एरोप्लेन के भी मटेरियल को बनाने में हार्ड होने का यूज आएगा, जो कि ग्रेफाइट का फाइबर है तुमको। दूसरा, चलो यूज भी लिखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रेफाइट फाइबर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होगा और स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है ये, इसलिए जैसे इसमें किसमें यूज किया जाता है, ये टेनिस रैकेट में तुम्हारा टेनिस या बैडमिंटन जहाँ भी रैकेट है, फिश हुक मछली पकड़ने का जो हुक हो गया, एरोप्लेन, इस सब में यूज करेगा, ये हार्ड मटेरियल होता है ये। दूसरा कह सकते हो ग्रेफाइट का तुमको जो है डायमंड तो तुमको हो गया, प्रीशियस स्टोन है ये, प्रीशियस स्टोन। हाँ, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट कंडक्टर होने के कारण इलेक्ट्रोड में यूज होता है, इलेक्ट्रोड्स के रूप में, जहाँ पर ये होगा तुमको, और जिसमें बर्तन भी में भी यूज करता है, जैसे कम हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का इसका तुमको उसके रूप में भी, क्रूसिबल के रूप में इसका यूज किया जाता है। जो तुम्हारा चारकोल है तुम्हारा, जो कि मतलब कि पार्सली बर्न जो कार्बन है जिसको चारकोल कहते हैं, ये गुड एडजॉर्बर होता है, गुड एडजॉर्बेंट। तो ये तुमको कहाँ कहाँ यूज आएगा, गुड एडजॉर्बेंट होने के कारण इसको क्रोमेटोग्राफी मतलब कि बहुत सी चीज़ को प्योरेस्ट फॉर्म में रखने के लिए। दूसरा होता है वाटर को क्या करना, वाटर प्यूरीफायर, इसमें भी जो सब इम्प्योरिटीज है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा चारकोल, तो इस रूप में भी तुमको यूज किया जाता है चारकोल का। तो ये सब तुम्हारा इसका क्या हो गया, यूजेज हैं। जो कार्बन ब्लैक का तुमको इंक बनाने में, ब्लैक इंक प्रिपरेशन, ब्लैक इंक के में इसका यूज होगा। तो ये सब कुछ कार्बन के यूजेज हैं जो कि डे टू डे लाइफ में भी देखते ही होंगे, कार्बन का काफ़ी यूज है। और तुमको कार्बन के कंपाउंड्स तो खैर हाइड्रोकार्बन वगैरह तो वो तो खैर आगे पढ़ेंगे ही कार्बन का। तो ये तुम्हारा कुछ इनऑर्गेनिक में कुछ यूजेज हो गए। अब है तुमको कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबों के बारे में भी देख लेते हैं। सिलिकॉन के भी कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो सिलिका जिसको कहते हो, सिलिका है तुमको, सिलिकॉन्स करके एक होते हैं कंपाउंड्स हैं, सिलिकेट्स, जियोलाइट, इन सबों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पहले चर्चा करते हैं। कार्बन
ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तुमको हो गया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा, यहाँ कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन तुमको दोनों दे दिया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन पेड़ कौन देता है, ये तुमको सिर्फ ऑक्सीजन देगा। तो इसका देखो, इसका मतलब ऑक्सीजन का 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ है और ये ऑक्सीजन के पास बच गया। तो ये तुमको क्या बन गया, एक तुमको बन गया, या तुमको इसको दिखा सकते हैं C डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O हो गया, दोनों के पास एक एक लोन पेयर बच गया। इस ढंग का स्ट्रक्चर कर सकते हो। रिजोनेंस में तुमको जब जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी होगा इधर, और ये तुमको इधर जा भी सकता है, इसमें प्लस माइनस भी बन जाएगा। तो ये तुमको CO का बन गया। तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड इसमें आ गया। ये CO का स्ट्रक्चर हो गया, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड तो इसके स्ट्रक्चर में आया। अब जहां तक की रहा इसका प्रिपरेशन की बात, प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो पहला नंबर कर सकते हो, कार्बन बर्न्ड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा तुमको। दूसरा, फॉर्मिक एसिड तुमको अगर हीट किया जाए, डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड विथ H2SO4, ये तो वो वाटर एब्जॉर्बिंग एजेंट का काम भी करता है H2SO4। तो फॉर्मिक एसिड का फार्मूला हो गया HCOOH। इसमें अगर दे दें 373 केल्विन पर अगर हीट करके H2SO4 डालें तो ये वाटर को ये वेपोराइज कर देगा और ये तुमको बन जाएगा CO प्लस H2O बन जाएगा। तो ये तुमको इसको ये लेबोरेटरी वगैरह में स्मॉल स्केल पे इसको कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में जहाँ तक है तुमको, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल में क्या करेगा तुमको, कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। इंडस्ट्रियल में है कोल गैसिफिकेशन, C प्लस H2O से बन गया CO प्लस H2, ये वाटर गैस या सीन गैस कहलाता है। ये वाटर गैस और सीन गैस ये तुम्हारा कहलाएगा। ये दूसरा है तुमको C प्लस H2O से बन गया। दूसरा है तुमको C प्लस O2 प्लस N2, इससे क्या बन जाएगा CO प्लस N2, ये हो गया प्रोड्यूसर गैस बन जाएगा। ये प्रोड्यूसर गैस हो गया। ये तुमको सीन गैस हो गया। ये तुमको दूसरा हो गया तुम्हारा। तीसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर ये प्रिपरेशन का कुछ तरीका हो गया, मतलब ये प्रिपरेशन क्या किया हमने, 2-3 तरीका तुमको बताया गया। या तो ये चौथा भी कर सकते हो, ये 3 दोनों इंडस्ट्रियली, तो ये तो 4th भी कर सकते हो इसको, ये 4th हो गया। जब इसको कार्बन को किसी O2 से किया, 4 तरीका हो गया तुम्हारा बनाने का, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो सब आसान ही रिएक्शन था। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में करेंगे तो होगा। फॉर्मिक एसिड में जब H2SO4 डाल देंगे तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। या तुम कर सकते हो कि वाटर गैस बना सकते हो, कोल गैसिफिकेशन, कोल को में कोई स्टीम फ्लो कराओ तो वाटर गैस मिल जाए, जिससे बहुत से सिंथेसिस गैस इसलिए कहते हैं, बहुत से कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बनाए जाते हैं। ये तीसरा था तुमको, इसका यूज हो गया तुम्हारा, अगर कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं एयर में इनफैक्ट, तो CO प्लस N2 गैस बनेगा। तो ये तुम्हारा प्रोड्यूसर गैस के रूप में काम करता है। इसका जहाँ तक कि प्रॉपर्टीज है कार्बन मोनोऑक्साइड का, प्रॉपर्टीज में तो ये तुम्हारा हो गया कलरलेस है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, और तुमको कह सकते हो ये पॉइजनस है, पॉइजनस गैस। ये ध्यान रहे, ये पॉइजनस क्यों होता है, ये पॉइजनस इसलिए होता है, ये तुमको बॉन्ड बना लेता है किसके साथ, बॉन्डेड विथ
RBC show oxygen carrying capacity of blood decreases, और इससे तुमको डिक्रीज हो जाएगा 300 गुना स्टेबल। CO काफ़ी ज़्यादा 300 गुना ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स जो बनाता है उससे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए क्या होगा, ये पॉइजनस होता है। तो जाहिर है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा ब्लड ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन जो हमारा है, जो वह ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं हो पाएगा, तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप डेथ हो जाएगा। इसलिए CO गैस के इन्वायरमेंट में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये तुमको ये पॉइजनस होने के कारण ये क्या हो जाएगा, तुम्हें इसमें डेथ हो जाएगा। तो इसलिए ये काफ़ी ध्यान रखने की बात है। ये तुमको दूसरा है कि इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ये तुमको इसके प्रॉपर्टी में नोट कर लो, इनसॉल्युबल इन वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है, वाटर में ये घुलता नहीं है। ये तुम्हारा ये इसका प्रॉपर्टी है, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा ये, मतलब COH2 के साथ नहीं करेगा। और इसका जो है तुमको रेड्यूसिंग नेचर होता है, इसका तुमको रेड्यूसिंग नेचर, जैसे कि तुमको रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है Fe2O3 है जैसे प्लस CO, इससे क्या बन जाएगा Fe प्लस CO2 जैसे बना दिया, ZnO प्लस CO, इससे बन जाएगा Zn प्लस CO2। तो ये तुमको इसका कैसा नेचर है, ये रेड्यूसिंग नेचर होता है, इसका रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। और तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड का जैसे बताया गया, ये क्या होता है, तुमको पॉइजनस होता है, तो ये तुमको इसका यूज भी कर सकते हो, उसको रेड्यूसिंग एजेंट इसका यूज किया भी जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्या बताया गया कि ये तुमको क्या होता है, पॉइजनस गैस है, क्योंकि ये 300 टाइम्स इसका मोर रिएक्टिविटी है किसके साथ, और मेटल के साथ। ये मेटल के साथ जिसके इसमें कार्बन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये मेटल और कार्बन के पास ये बॉन्ड बना लेगा C, और ये तुमको इस ढंग का बॉन्ड बनाएगा, तो ये कहलाता है मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। ये तुमको हो गया मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। तो मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में बॉन्ड बन गया, तो मेटल कार्बोनिल हो गया ये। तो ये तुम्हारा एक अलग तरह का ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है ये मेटल कार्बोनिल का। तो ये भी तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड का तुम्हारा ये कुछ यूजेज हो गया। कुछ मतलब कि इसका तुमको देखो क्या प्रिपरेशन के लिए तुमको इधर दिया गया है, प्रॉपर्टीज में तुमको वहाँ लिखा हुआ है वाटर में इनसॉल्युबल है, तो ये तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अब हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो तुमको है, और जाहिर है कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, तुमको ये न्यूट्रल होता है। एक और चीज लिख सकते हो, ये न्यूट्रल, एसिडिक नहीं होता, ये कैसा है, न्यूट्रल ऑक्साइड, ये तुमको न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के कारण तुमको ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इसलिए न्यूट्रल है। और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में वही जो कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक होता है। अब है तुमको अभी बात कर रहे थे जिसका कार्बन डाइऑक्साइड का, तो फॉर्मेशन कर लेते हैं हम लोग। कार्बन डाई ऑक्साइड CO2 तो डबल बॉन्ड बनाएगा इधर भी और इधर भी, तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनाया। ये तुमको जो है तुमको क्या हो गया, डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, डायपोल मोमेंट 0, और तुमको ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल शेप लीनियर, तो ये शेप तुमको लीनियर होता है। तो ये लीनियर शेप का होता है, मतलब एक लाइन में रहेगा। और तुमको ये हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो अब है तुमको इसके बाद तुम्हारा आता है CO2 हो गया। तो CO2 का जहां तक प्रिपरेशन की बात है, प्रिपरेशन
प्रिपरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन को बर्न कर देंगे O2 से तो क्या बन जाएगा, ये CO2 बन जाएगा। C प्लस O2 से क्या बनेगा, CO2। दूसरा है तुमको अगर हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन में तो ये बनाए, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा तो CO2 और H2O बनता है हाइड्रोकार्बन। ये मीथेन भी हो सकता है, ये इथेन, कोई भी हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन। इनफैक्ट कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाइएगा, कोई दूसरा हाइड्रोकार्बन नहीं भी है तो भी क्या बनाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है। जहाँ तक कि कहें लेबोरेटरी में क्या ऐसे बनाएंगे तो CaCO3 प्लस HCl, इनफैक्ट 2HCl होता है तो इससे बन जाता है CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। या चौथा जो कि तुमको लार्ज स्केल पर बनाना है तो इसको अगर हीट कर दीजिए तो CaO प्लस CO2 वो बन जाएगा, ये लार्ज स्केल पर। तो तुम्हारा ये CO2 का प्रिपरेशन का कुछ हो गया। अब है प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जहाँ तक देखें तो ये तुम्हारा क्या होगा, कलरलेस, ऑर्डरलेस, वाटर, स्लाइटली सोल्यूबल वाटर, सोल्यूबल मतलब बहुत ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होता है, स्लाइटली सोल्यूबल वाटर, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ये CO2 स्लाइटली सोल्यूबल इन क्या होगा, वाटर होता है। और ये नॉन पॉइजनस होता है, ध्यान रहे, क्योंकि जो CO पॉइजनस था, नॉन पॉइजनस, और ये सपोर्ट नहीं करता है किसको, जैसे वाटर में ये तुमको एसिडिक होता है ये, तो ये तुमको वाटर में घुल करके क्या बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो है तुमको ये टूटता है दो फॉर्म में, H2O से कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, HCO3 माइनस प्लस H3O प्लस, और HCO3 माइनस प्लस H2O से बन गया CO3 2 माइनस प्लस H3O प्लस। ये तुम्हारा ये बन जाएगा कार्बोनिक एसिड का। तो ये तुम्हारा CO2 का हो गया। दूसरा हो गया तुमको CO2 जो है तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रहेगा तुमको, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जहाँ तक कि तुमको जैसे कि ये देखा होगा रिएक्शन होता है तुमको केमिकल रिएक्शन में कि CaCO3 तुमको अगर लाइम वाटर है तो लाइम वाटर को क्या कर देता है, लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड कारण क्या होता है, मिल्की हो जाता है, जैसा कि रिएक्शन भी पढ़ा होगा। लाइम वाटर को जैसे कि इसमें लाइम वाटर है तुमको COOH होल 2 प्लस CO2 क्या बन जाता है, CaCO3 प्लस H2O, मिल्की कर देगा। ये टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की कर देगा। और ये तुमको मिल्की कलर क्या जाता है, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 बन जाएगा कौन सी, CaHCO3 का होल 2, कलरलेस हो गया। तो ये कलरलेस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया मिल्की हो गया, ये कलरलेस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया इसका मतलब एक CO2 का हो गया। CO2 का जहाँ तक यूज की बात है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन सी में होता है तुम्हारा, देखो यूजेज ऑफ CO2, यूजेज ऑफ CO2 इसका यूज कौन सी में होगा तुमको, पहला नंबर तुमको हो गया सॉलिड आइस, जो जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड CO2, सॉलिड आइस जो है तुमको एज रेफ्रिजरेंट, ठंडा करने में, रेफ्रिजरेंट जैसे कि आइसक्रीम इन सबों को ठंडा करने में। CO2 इन कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो तुम्हारा पेप्सी है, कोका कोला, इन सबों में ये तुमको CO2 लिबरेट होता है, जिसके कारण तुमको ठंडक मिलती है। प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, यूरिया बनाने में काम आता है ये। फायर एक्सटिंग्विशर, चूंकि नॉन सपोर्टिव ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये जानते ही होंगे कि ये तुमको जलने में क्या करता है, ये मदद नहीं करता कार्बन डाइऑक्साइड, इनफ्लेमेबल मतलब दूसरे को जलने में रोकता है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के सप्लाई को ये कम कर देता है। क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है तो नीचे बैठ जाएगा, जिसके कारण कि वो जलने में क्या करता है, ऑक्सीजन को के सप्लाई को घटा देता है, जिसके कारण कि लोग जलने वाला चीज़ बुझ जाता है। और इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ये तुमको कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया।
जिसमें कि काफ़ी आसान ही रिएक्शन था, याद भी होगा तुम्हें। तो ये तुमको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब हम लोग सिलिकॉन के कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं जल्दी से। सिलिकॉन के कंपाउंड्स में तुमको है सिलिका पहला है। सिलिका तुमको नाम सुना होगा, जो मिट्टी है हमारा 95% जो अर्थ क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है? सिलिका से ही बना हुआ है। सिलिका या सिलिकेट से ही निर्मित है, मतलब सिलिका या सिलिकेट से ही है। तो जिसका कि रिपीटिंग यूनिट होता है SiO2। तो सिलिका का रिपीटिंग यूनिट क्या हो गया? SiO2 के रूप में रहता है। सिलिका SiO2 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट सिलिका और सिलिकेट से बना होता है, सिलिकेट से बनता है ये। तो SiO2 का जो है तुमको Si का जैसे कि 4 होता है, इसका इसके पास जो 4 होता है इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, तो ये तुमको क्या कहता है SiO और इधर O बन गया SiO2। तो ये तुमको क्या करेगा, ये फिर तुमको, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये ऑक्सीजन फिर क्या करेगा, इधर दूसरे सिलिकॉन से एक बॉन्ड बनाएगा इस ढंग से, और इस तरह से फिर क्या होगा तुमको, इस ढंग से ये तुमको फिर सिलिकॉन से बॉन्ड बनेगा, और एक सीरीज क्या हो जाएगा तुम्हें बनते चला जाएगा ये। और यहाँ भी तुमको क्या हो गया, ये सिलिका यहाँ से क्या होगा, ये सिलिकॉन फिर इधर से भी ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी इस ढंग से बनाते जाएगा, और इसलिए ये एक अंतहीन श्रृंखला बनाएगा सब तरफ से। तो समझ में आ गया होगा कि ये तुमको क्या करेगा, ये इस ढंग से ये जो तुम्हारा बन गया, ये क्या होगा तुम्हारा सिलिका पूरा जुटते चला गया। तो इसका एक यूनिट है SiO2, इसलिए हम लोग ये तुम्हारा जो है क्ले जो तुम्हारा है इसका इसी फॉर्म में ये स्ट्रक्चर होता है। सिलिकॉन का देखो तुम्हारा 4 वैलेंसी और ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी, और इस तरह से ये कंपाउंड बनते जाएगा। तो सिलिकॉन ये तुम्हारा कैसा होगा, SiO2 जो है तुमको ये एसिडिक तुम्हारा होता है, एसिडिक है तुम्हारा SiO2 जैसा बताए भी थे, एसिडिक होता है। तो ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा तुमको, NaOH के साथ NaHSiO3 बना लेगा। तो ये तुम्हारा ये बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, और ये जनरली ये तुमको काफ़ी ज़्यादा एक HF के साथ रिएक्शन करेगा। ये बहुत नॉन रिएक्टिव होता है तुमको, लेकिन ये SiF4 प्लस वाटर, और ये काफ़ी तुमको मतलब ये स्टेबल होता है, स्टेबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका ज़्यादा होता है। ये तुमको नॉन रिएक्टिव होता है। SiO2 जो तुम्हारा होता है वेरी लेस रिएक्टिव, SiO2 लेस रिएक्टिव। ये तुमको किसी के साथ ऑक्सीजन डजंट रिएक्ट विद O2, और वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाएगा, रिएक्शन नहीं करेगा, ये तुमको इन सबों से अनइफेक्टेड। लेकिन ये 2 तुमको जो है इसके साथ रिएक्शन ये कर सकता है, बाकी ये रेसिस्टेंस होता है, रिएक्शन ज़्यादा नहीं करता है। सिलिका का ही क्रिस्टलाइन फॉर्म है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज है 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे उसमें क्वार्ट्ज है तुमको जिसका नाम सुना होगा। क्वार्ट्ज तुमको जो है तुमको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, इसको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड इन क्लॉक, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि हम लोग का जो एक जगह से दूसरी जगह जो कम्युनिकेशन वगैरह किया जाता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा तुम सुना होगा सिलिका जेल। सिलिका जेल जो तुमको यूज होता है, सिलिका जेल, ये वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है वाटर का, इसलिए मतलब कि सिलिका जेल का यूज किया जाता है वाटर को एब्जॉर्ब करने में। जहाँ भी वाटर होगा तो सिलिका जेल का यूज कीजिए। तो ये तुम्हारा इसके सिलिका का क्या हो गया, कुछ यूजेज हो गए। एक दूसरा टाइप का कंपाउंड है जिसको हम लोग कहते हैं सिलिकॉन्स। ये तुमको रिपीटिंग यूनिट होते हैं इसमें, जैसे कि इसको बनाते हैं हम लोग, इस तरह का कंपाउंड है सिलिकॉन्स का। तुमको जैसे कि है, तुमको देखो किस ढंग से बनाते हैं, समझो। जैसे CH3Cl, ये कोई भी एल्किल ग्रुप होगा, जैसे मैंने एग्जांपल ग्रुप में CH3 लिया, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, इनफैक्ट C6H5 बेंजीन भी आप ले सकते हैं, फिनाइल ग्रुप। तो कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे लिया CH3,
यहाँ पे मैंने कहा कि इसका आर लिखते हैं इन जनरल, और इसमें अगर डाल दें SI डाल दें तो ये तुमको SiCl4 बन सकता है। लेकिन ये क्या करता है, इसमें जो है डिफरेंट, ये जो एक Cl को जैसे Si से रिप्लेस कर देगा तो CH3SiCl3 ये कंपाउंड बन सकता है। या तुमको 2 अगर हो गया तो CH3 2 हो गया तो CH3 होल 2 SiCl2 भी बन सकता है, या 3 भी आ सकता है इसका। तो Cl का संख्या घटते जाएगा, CH3SiCl हो गया, 3 हो गया, और ये तुमको CH3 होल 4 और ये Si भी बन सकता है लेस अमाउंट में, लेस अमाउंट भी कम बनता है। तो ये तुमको इस तरह का कंपाउंड ये तुमको बनेगा। तो मिथाइल जैसे कि सिलेन कहलाता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मोनो सब्स्टिट्यूटेड सिलेन हो गया, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, डाई मिथाइल सिलेन, ये हो गया तुमको CH3 होल 2, जैसे इसका नाम अगर 2 हो गया और SiCl2, सिलिकॉन का 4 होता है बैलेंस, 2 Cl से है तो इसका क्या नाम हो गया, डाई मिथाइल सिलेन कहलाता है। तो ये तुमको डाइमिथाइल सिलेन हो गया। और इसका जो तुमको यूज, इसी का ज़्यादा यूज होता है, तो इसको जब हम लोग क्या करते हैं, जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो OH बन जाएगा। इसी से हम लोग जैसे CH3 होल 2 SiCl2, इसमें वाटर दे देंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका यूनिट, CH3 होल 2 SiOH होल 2 बन जाएगा ये। अब इसका N मॉलिक्यूल जो है अगर जुट जाए, CH3 होल 2 SiOH होल 2 का, तो ये क्या बन जाएगा, इसका जब N मॉलिक्यूल जुटेगा तो ये तुमको बन जाता है CH3 होल 2 SiOO का होल N बन जाएगा, होल N बन जाएगा प्लस NH2O बन जाएगा, ये होल N। और ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा हो गया सिलिकॉन्स बन गया, ये इसी का नाम है सिलिकॉन। इसका देखो स्ट्रक्चर समझाते हैं कैसे बनता है। देखो जैसे कि इसमें क्या होगा, जैसे कि Si है तुमको, इसका 4 बॉन्ड है, ये CH3 है, इधर की तरफ कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता था जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, और ये तुमको बना, और इधर के तरफ क्या होगा तुम्हारा, इधर के तरफ OH रहता है, तो इधर OH का जो है O आ जाएगा और वाटर निकल जाता है, और यहाँ भी O आएगा, O का फिर दूसरा सिलिकॉन से ये बॉन्ड बनेगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर क्या होता रहेगा, ये रिपीटिंग यूनिट में ये चलता रहेगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, लार्ज, मतलब कि ये पॉलीमर बन गया, ये जिसका नाम हो गया क्या, सिलिकॉन्स हो गया, इसका नाम सिलिकॉन्स पॉलीमर ये बन गया। और ये वाटर रिपेलेंट होता है, ये वाटर रिपेलेंट होता है, इस कारण से वाटर रिपेलेंट इसका प्रॉपर्टी होता है, वाटर रिपेलेंट CH3 ग्रुप के कारण वाटर रिपेलेंट होता है। इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, इसका वाटर रिपेलेंट इसका यूज करते हैं हम लोग सिलेन के रूप में और वाटर रिपेलेंट के रूप में। जैसे कि तुम्हारा हो गया जो सर्जिकल मटेरियल, सर्जिकल फाइबर, वाटर रिपेलेंट बनेगी, फाइबर के ऊपर में हम लोग इसका लेप डालते हैं, वाटर प्रूफिंग फाइबर में इसका यूज करेंगे हम लोग। दूसरा होगा सिलेन के रूप में, ये तुम्हारा सिलिकॉन्स का यूज होता है तुमको, ये तुमको क्या होता है, इंसुलेटर होता है, बायोडिग्रेडेबल भी होता है, बायोडिग्रेडेबल तुम्हारा ये हो गया। और ये तुमको क्या कह सकते हैं कि बायोकम्पेटेबल हो गया तुम्हारा, जिसका ये हो गया तुम्हारा, इसलिए इसका यूज किया जाता है वाटर प्रूफिंग में, मेनली इसका उपयोग है। तुमको इंसुलेटर के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं हम लोग, इंसुलेटर। तो ये सब इसके यूजेज हो गए सिलिकॉन्स। एक कंपाउंड तुम्हारा और भी जो बचा हुआ है उसको भी बता ही देते हैं, सिलिकेट्स है तुम्हारा। तो सिलिकेट्स तुम्हारा हो गया, चलो मीट भी नहीं रहा है, तो सिलिकेट जो तुम्हारा हो गया SiO4 सिलिकेट्स SiO4 जैसे तुमको फेल्सपार, एस्बेस्टस,
माइका, इस सब में तुमको पाया जाता है फेल्सपार, माइका, एस्बेस्टोस, ये सब और में पाया जाता है। ये तुमको सिलिकेट का ये तुमको ये फॉर्म है, सिलिकेट के रूप में ये सब पाया जाता है। वाटर मोर, ये तुमको सिलिकेट ओर हो गया, ये सिलिकेट ओर हो गया ये सब। जहाँ तक इसका ये स्ट्रक्चर होता है, SI का क्या होगा, टेट्राहेड्रली इस ढंग से जुड़ा हुआ रहेगा, O पर माइनस होगा इस प्रकार से, SiO4 O माइनस। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, जैसे कि ये तुमको किस रूप में जुट सकता है, ये तुमको चेन में जुड़ते चला जाएगा, जैसे दूसरा O आ गया, यहाँ पर फिर सिलिका जुड़ते चला जाएगा, जैसे अभी जुड़े थे सिलिका में। और इस तरह से क्या बना सकता है, ये चेन में आ सकता है, ये रिंग शेप में आ सकता है, ये सीट बना सकता है, और ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में सब तरफ से ये जुड़ सकता है। 3 डायमेंशनल फॉर्म में ये जुट करके क्या बनाता है, सिलिकेट्स बनाएगा, फॉर्म सिलिकेट्स। ये जो तुम्हारा है ये सिलिकेट बनाएगा। ये तुमको इन सब रिंग में या चेन में या तुमको 3 डायमेंशन स्पेस में ये क्या बनाता है, सिलिकेट का फॉर्मेशन करेगा ये। तो जो सिलिका तुम्हारा है, सिलिकेट्स तुम्हारा, सिलिकेट्स का जैसे तुम्हारा हो गया कि ये तुमको इन सबों के फॉर्म में ये पाया जाएगा। और इसमें जो तुम्हारा है, इसमें यहाँ पर जो O4 माइनस है, यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, दूसरा तुम्हारा क्या है, यहाँ पे जुटते चला जाएगा और सिलिकेट का फॉर्मेशन होगा। तो सिलिकेट के रूप में जो पाए जाने वाले और का नाम भी वहाँ लिखा हुआ है तुमको, माइका, एस्बेस्टस, ये सब क्या होगा तुम्हारा सिलिकेट्स के रूप में पाए जाते हैं। और तुम्हारा जो है, जो कि तुम्हारा एक है तुमको जियोलाइट, जियोलाइट जो है तुम्हारा, या तुमको फेल्सपार जिसको फेल्सपार भी है, ये सब मैन मेड में जैसे तुम्हारा है, मैन मेड सिलिकेट में तुम्हारा जो है, मैन मेड सिलिकेट जिसका काफ़ी नाम सुना होगा वो है तुमको ग्लास, कांच जिसको कहते हो, एंड तुम्हारा हो गया सीमेंट। ये तुमको काफ़ी यूज सिलिकेट्स हैं, जो कि सीमेंट वगैरह का तुमने पिछले पढ़ा भी होगा, सीमेंट को बताया गया था S ब्लॉक एलिमेंट में, तो तुमको उसका स्ट्रक्चर वगैरह भी देख सकते हो, सीमेंट कैसे बनते हैं। और ये तुम्हारा मैन मेड सिलिकेट्स हैं। और जैसे तुम्हारा एक बता दें जियोलाइट, जियोलाइट ये एल्यूमिनो सिलिकेट है, कुछ एल्यूमिनियम का ये एल्यूमिनो सिलिकेट है, एल्यूमिनो सिलिकेट है ये। एल्यूमिनो सिलिकेट का मतलब हो गया कि सम सिलिकॉन Si is replaced by Al, इसमें Al की तरह। और निगेटिव चार्ज को, निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के लिए क्या करते हैं, केटायन डाल देते हैं उसमें, सोडियम पोटेशियम ये सब केटायन डालते हैं। तो ये तुमको जियोलाइट का यूज क्या होता है, जियोलाइट जो तुम्हारा है यूजेज क्या होगा इसका, जियोलाइट का यूजेज है, यूजेज ऑफ जियोलाइट, जियोलाइट का, जियोलाइट का यूज होता है तुमको वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट, वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट, वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। और तुमको हाइड्रोकार्बन को, पेट्रोलियम को क्या चीज करने में, पेट्रोलियम क्रैकिंग, क्रैकिंग मतलब हो गया कि स्मॉलर हाइड्रोकार्बन बनाता है, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन बनाता है। इस प्रोसेस में ये इसमें ये तुमको जियोलाइट यहाँ पर कैटलिस्ट होता है, जियोलाइट इसको कैटलाइज करता है। और एक तुम्हारा होता है जियोलाइट जो तुम्हारा होता है एल्कोहल, एल्कोहल को ZSM5, ये तुमको जियोलाइट का ही एक फॉर्म है, ये इसको गैसोलीन बनाता है, पेट्रोल, इसमें भी एल्कोहल का यूज करते हैं। तो ये सब इसके यूजेज हो गए तुमको, ये जिसमें वाटर प्यूरिफाइंग में। और सिलिकेट्स तुम्हारा जो कि तुम्हारा ग्लास, मतलब क्या हो गया तुम्हारा सीमेंट, ये सब सिलिकेट्स के। और किस ढंग से ये बना सकते हैं, 3 डायमेंशन शेप में आ सकते हैं, जबकि इसको जुड़ते चला जाती है 3 डायमेंशन शेप में बन जाएगा, तुम्हारा सीट के रूप में बनता है। ये तुमको इन सब रूप में सिलिकेट के मिलते हैं। तो ये तुम्हारा था, ये इसमें तुम्हारा पी ब्लॉक का जो तुम्हारा आज का जो लेक्चर है क्लास 11 का, ये तो समाप्त हो गया। अब तुमको क्वेश्चंस वगैरह जो भी डिस्कस करना हो, जिसको भी पूछना हो, तुम कोई भी क्वेश्चन हो तुमको पी ब्लॉक का भी पूछ सकते हो, जो इसको पहले NCERT बुक से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके बाद एग्जाम्पलर से ही बना लो, कुछ रिएक्शंस वगैरह जितना बताए गए हैं वो सब याद हो जाएगा तुम्हें।
और तुम कोई भी क्वेश्चन तुमको दिक्कत हो, पूछना हो, राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। और तुम्हें जो भी तुम्हें परेशानी हो रही है, जो भी कंसेप्ट समझने में या किसी चीज़ को मतलब क्वेश्चन बनाने में, तो किसी भी चीज़ को तुमको दिक्कत हो रही है तो उसके लिए तुम हमसे मदद ले सकते हो। राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और जिसमें भी दिक्कत हो तुम एज ए मेंटोर्स हमको चूज़ कर सकते हो। जब चाहो तुमसे हमसे बात कर सकते हो उस ऐप की मदद से, और हमसे जब भी चाहो संपर्क करो, फ़ोन हो या तुमको व्हाट्सएप है या तुमको ईमेल है, और इस प्रकार से तुमको जहाँ भी दिक्कत होगी पढ़ाई में, जहाँ परेशानी हो रही है तुम्हें, तुम्हारी मदद की जाएगी। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। और तुम क्वेश्चंस वगैरह पी ब्लॉक हो या एस ब्लॉक, इन सब क्वेश्चन भी बना लो एनसीईआरटी बुक से, उसका एग्जाम्पल से बनाओ, तुम्हें याद करने में मदद मिलेगी। और जहाँ भी दिक्कत होता है किसी भी चैप्टर को समझने में हमसे संपर्क करो। तो ओके।